नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे इस बात पर डिस्कस करने आया हूं कि आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास वैकल्पिक विषय छात्रों के लिए कैसा रहेगा, छात्रों को क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, एट्सेट्रा। देखिए, जो 2019 का रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट ये बता रहे हैं कि इस बार इतिहास ने हिंदी माध्यम में काफ़ी अच्छा किया है। इस बार इतिहास के सिलेक्टेड कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए यह वर्ष इतिहास के रिवाइवल का वर्ष मैं मान रहा हूँ यूपीएससी में। और इतिहास एक बहुत रोचक विषय है और अगर इसे यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से पढ़ा जाए तो यह एक बहुत अंकदायी विषय हो सकता है। यह विषय आपको तब अंक देगा जब आपने प्रश्न द्वारा जो मांग की गई है उसके अनुसार आप विश्लेषण करेंगे। और वर्तमान में इतिहास अब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और जनोन्मुखी इतिहास है। अर्थात इतिहास के प्रश्न और इतिहास की भावना ही परिवर्तित हुई है। अगर आप यूपीएससी में इतिहास के इस मर्म को समझ लेते हैं, इतिहास के इस भाव को समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए यूपीएससी में इतिहास में भी आप 330 प्लस अंक ला सकते हैं। इतिहास जैसी चीज़ में भी आप 330 प्लस अंक ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी इतिहास के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो दो भाग में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ या सेक्शन ए में प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न होते हैं और खंड ब सेक्शन बी में मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न होते हैं। कुल 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन खंड अ में और 4 क्वेश्चन खंड ब में। जो 4 क्वेश्चन खंड अ में है उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और वह जो पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी है वहाँ पर आपको एक मैप दिया होगा। मैप में कई स्थल होंगे, उन स्थलों के बारे में आपको लिखना है। आपको स्थल मैप में नहीं दिखाने हैं, मैप में स्थल दिए होंगे उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और 5वां नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी कंपलसरी होगा और उसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित कई टिप्पणियाँ होंगी। तो पेपर 1 जो होगा वो हो गया 2 भागों में विभाजित। खंड अ हो गया प्राचीन भारत और खंड ब हो गया मध्यकालीन भारत। अब अगर हम इनकी किताबें देखें तो खंड अ के लिए, प्राचीन भारत के लिए एक किताब आती है उपिंदर सिंह की। पियर्सन में किताब है उपिंदर सिंह, मनमोहन सिंह की पुत्री हैं, उनकी किताब आती है उपिंदर सिंह। बहुत ही शानदार किताब है, वर्तमान की मांग के अनुसार लिखी गई है। तो उपिंदर सिंह की किताब आपके पास प्राचीन भारत की होनी चाहिए, हिंदी में है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले, अगर आपको एक ट्रेंड चाहिए तो सबसे पहले तो किसी भी ऑप्शन के लिए सबसे पहले है कि आप पहले ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ लीजिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। उसके बाद आप किताबों की तरफ जाइए। तो प्राचीन भारत में जो किताब आपको पढ़नी है वो है उपिंदर सिंह की किताब। इसके अलावा भी अगर प्राचीन भारत पे आप एक कमेंट्री जैसा पढ़ना चाहते हैं तो आप डी.एन. झा की एक किताब आती है प्राचीन भारत, उसे पढ़ लें तो एक कमेंट्री के रूप में आ जाएगा। और एक पुरानी किताब आती है झा श्रीमाली की, राइट। तो यहाँ पर झा श्रीमाली की भी किताब आप अगर पढ़ लेते हैं तो उससे आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए, जब सन 2013-14 के पहले जब बच्चे इतिहास लेते थे तो प्राचीन इतिहास में वो झा श्रीमाली, डी.एन. झा, इन्हीं किताबों को पढ़ा करते थे। लेकिन इन किताबों में एक कमी ये है कि आधुनिक संदर्भों में या जो इतिहास के बारे में जो विश्लेषण का जो अप्रोच है वो अप्रोच उतना ज़्यादा परिमार्जित नहीं है जितना परिमार्जित अप्रोच उपिंदर सिंह की किताब में है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि एक बार जब आप रामचरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें प्राचीन भारत, तो उसके बाद आप उपिंदर सिंह की किताब को सिलेबस के अनुसार पढ़ें और अपने पास समझ के लिए झा श्रीमाली किताब भी रखे रहें या आप केसी श्रीवास्तव की भी किताब अपने पास रखे रह सकते हैं। देखो, किताब रखने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ें ही, किताब रखने का मतलब है कि कई बार कोई एक आध चीज़ ऐसी फंस जाती है कि हमको वहाँ देखना पड़ता है। जैसे केसी श्रीवास्तव में सबसे लास्ट में
कई स्थान दिए हैं, उन स्थानों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पूरी दी हुई है। अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो वो स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। केसी श्रीवास्तव में लास्ट में कला संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी बातें दी गई हैं। हर चैप्टर के अंत में उस काल का सामाजिक आर्थिक जीवन दिया हुआ है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहाँ से भी आपका सामाजिक आर्थिक इतिहास प्राचीन भारत का तैयार हो जाएगा। तो जब आप प्राचीन भारत पढ़ोगे तो उपेंद्र सिंह आपकी कोर बुक होगी, केसी श्रीवास्तव और झा श्रीमाली आपके पास रखी रहेगी। समय पढ़ने पर जो चीज़ आपको उपेंद्र सिंह से न समझ में आए, उपेंद्र सिंह वाली किताब में न मिले, सिलेबस में वो मेंशन्ड हो, तो आप इन 2 किताबों में ढूंढ सकते हैं। आपके पास पहली किताब उपेंद्र सिंह, 2 किताब स्टेपनी के रूप में, 2 स्टेपनी हैं आपके पास, केसी श्रीवास्तव और झा श्रीमाली। मध्यकालीन भारत के लिए 2 किताबें हैं। एक किताब है यहाँ पर लेखक एक ही हैं, सतीश चंद्रा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ संशोधन करना चाहूँगा। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ें तो मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र की एक किताब आती है, राइट। हरिश्चंद्र की किताब का वॉल्यूम 1 लीजिए और सतीश चंद्रा का वॉल्यूम 2 लीजिए। उसमें उन्होंने सल्तनत काल बहुत अच्छे से दिया है और यहाँ पर उन्होंने मुग़ल काल बहुत अच्छे से दिया है। तो मेरा मानना है कि मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा की वॉल्यूम 1 पढ़नी चाहिए और मुग़ल कालीन भारत के लिए यहाँ पर सतीश चंद्रा की वॉल्यूम 2 पढ़नी चाहिए। तो आपके पास ये 2 किताबें होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो इरफान हबीब की मध्यकाल में संस्कृति और विज्ञान आदि से संबंधित कुछ बुकलेट्स आती हैं, तो सारी बुकलेट नहीं पढ़नी है। कोई 1-2 अच्छी बुकलेट जो उसमें कल्चर के बारे में दिया हो, इकोनॉमी के बारे में दिया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हो कि मध्यकाल में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, इसके बारे में दिया हो, उसकी एक आध बुकलेट आप वहाँ पर देख सकते हो। तो मध्यकाल के लिए आपके पास हरिश्चंद्र वर्मा वॉल्यूम 1 और सतीश चंद्रा वॉल्यूम 2 ये 2 किताबें और इरफान हबीब की 1-2 बुकलेट जो आपको पसंद आए वो आपके पास बनी होनी चाहिए। अब आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस के अनुसार से इनसे संबंधित जो भी सिलेबस से संबंधित चीज़ें हैं उनके क्वेश्चन आंसर देखिए और इन वाली किताब से पढ़कर एक समझ विकसित कीजिए और उनकी आंसर राइटिंग कर डालिए। आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इतनी किताबें हो गई। फिर जब आप पेपर 2 की तरफ चलोगे, यहाँ भी पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला जो खंड होगा वो आधुनिक भारत को समर्पित होगा, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत, और जो दूसरा खंड होगा वो विश्व इतिहास को समर्पित है। तो यहाँ जो पहला खंड है जो आधुनिक भारत है उसमें आपको वही किताबें लेनी जो आपने जीएस में ली थी, यशपाल ग्रोवर, और उसके साथ आपको लेना है बिपिन चंद्रा। लेकिन एक किताब और आती है प्लासी से विभाजन तक, वो आती है बंदोपाध्याय की किताब, शेखर बंदोपाध्याय की किताब। जब आप ग्रोवर, यशपाल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा अच्छे से पढ़ लें, आपने पूरा बैकग्राउंड सब कुछ समझ लिया है, राइट। अब आप बंदोपाध्याय की किताब पढ़ें और बंदोपाध्याय की किताब में जो स्टेटमेंट आए हों वो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि हूबहू स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है, तो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। तो आधुनिक भारत में यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा और बंदोपाध्याय की किताब, और एक किताब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की आप रख लें अपने पास, तो स्वतंत्रता के बाद की जो चीज़ें हैं उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। लेकिन एक किताब और बताने का मन कर रहा है, खरीदना जरूरी नहीं है, अपने पास रख सकते हो। वो किताब है सत्या एम राय की। आर्थिक इतिहास की बहुत अच्छी व्याख्या दी है सत्या एम राय की। ठीक है, तो सत्या एम राय की भी एक किताब आप रखे रह सकते हो, पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़ने में आपकी ये 3 किताबें काम कर जाएंगी, लेकिन शेखर बंदोपाध्याय की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके वाक्य, उसके शब्द थोड़े कठिन कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे स्टेटमेंट आदि लिखे हों वो हूबहू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए 3 किताबें आधुनिक भारत के लिए, यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा और बंदोपाध्याय, एक स्टेपनी के रूप में किताब सत्या एम राय, और स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए किताब बिपिन चंद्रा। ठीक है, फिर जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप वही एनसीईआरटी पढ़ लोगे, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में दीनानाथ वर्मा अच्छी किताब है। आप यहाँ पर
दीनानाथ वर्मा की किताब पढ़ सकते हो, राइट। और एक बहुत मोटी सी किताब आती है जैन माथुर, जैन माथुर बहुत मोटी सी किताब, किसी काम की नहीं है, लेकिन जैन माथुर ने चूँकि सिलेबस पूरा कवर किया है तो उसे एज ए रेफरेंस बुक रखे रहो। जब कोई टॉपिक दीनानाथ वर्मा में न मिले ना, वो टॉपिक वहाँ से देख लो, ठीक है। और इसके अलावा मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की भी किताब रखे रहो, स्पेक्ट्रम की भी किताब रखे रहो, कई क्वेश्चन वहाँ से भी आपके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुल पेपर देखें और उसमें किताबें देखें तो एंशिएंट इंडिया के लिए जो आपके पास किताब है वो किताब यहाँ पर होगी उपिंदर सिंह की, झा एंड श्रीमाली की किताब रहेगी और केसी श्रीवास्तव की किताब। उपिंदर सिंह कोर बुक, इसे पढ़ना है, 2 स्टेपनी बुक, ठीक है, सेकेंडरी बुक्स रख लो। मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा पार्ट 1 और सतीश चंद्रा पार्ट 2 और इरफान हबीब की जो 1-2 बुकलेट हो उन्हें आप देख लें, वहाँ पे आपसे काम चल जाएगा। आधुनिक भारत के संदर्भ में यशपाल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा और इसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय और सत्याग्रह राय। कोर बुक 3 रहेंगी, यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय। सत्याग्रह राय आपकी स्टेपनी रहेगी, सेकेंडरी बुक रहेगी। आर्थिक इतिहास पढ़ना हो थोड़ा, उससे वहाँ पर आप ज़रूर देख लेंगे। और आज़ादी के बाद भारत के लिए बिपिन चंद्रा की किताब। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास जो हमने आपको बताई यहाँ पर दीनानाथ वर्मा और जैन माथुर रखी रहेगी एज ए रेफरेंस बुक। जो टॉपिक नहीं मिलेगा वो जैन माथुर में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और आपने एनसीईआरटी विश्व इतिहास की एक झलक जो रखी है वहाँ से आप चीज़ें ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऐतिहासिक मानचित्रावली आप देख लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। और स्पेक्ट्रम की 2 किताबें, मॉडर्न इंडिया एंड ये वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास की आप रखे रहें। कल्चर की किताब सिंघानिया की आप रखे रहें, जो जीएस के पर्पस से काम आएगी, लेकिन कई बार कुछ बातें यहाँ पर सब्जेक्ट में भी काम में आ जाती हैं। ये तो किताबें रहेंगी ही। इसके अलावा एक काम और आपको करना है, हिस्ट्री के लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है ना, वो बीए का इग्नू का मटेरियल है। तो आप कहीं मार्केट में जाकर बीए का इग्नू का इतिहास का मटेरियल ले लीजिए, राइट। बीए इग्नू का इतिहास का मटेरियल। एमए की भी कुछ बुकलेट्स चाहिए होती हैं, लेकिन वो न देखिए आप बीए का हिस्ट्री का इग्नू की बुकलेट्स आप ले लीजिए और उसमें भी खंड वाइज चीज़ें हैं, एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न, ये सब उसमें दी हैं, तो उनको भी आप यूनिट वाइज पढ़ते चले जाइए। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले सिलेबस लिया, जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया इतिहास क्या, इतिहास के जानने के स्रोत, ये सब पहले आपने लिखा इतिहास के जानने के स्रोत। जो मैंने आपको किताब बताई है वो किताब, उसमें आपने स्रोत देख लिए, ठीक है, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। फिर इग्नू की बुक उठा के देख सकते हो स्रोत के बारे में, उसने क्या कोई 1-2 अच्छे पॉइंट कहे हैं। अगर 1-2 अच्छे पॉइंट कहें तो स्टार बना के 1-2 अच्छे पॉइंट लिख लो, ठीक है ना। तो आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के लिए एक बुक को आधार बनाएंगे। जैसे उपिंदर सिंह से आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आपका आधार है। जब आप उससे सिलेबस के एक हिस्से का नोट्स बना लें तो फिर उसके बाद देख लें जो आपकी बाकी 2 किताबें हैं, क्या उसमें 1-2 कोई अलग बात दी हुई है क्या। अगर दी हुई हो तो नोट कर लें, नहीं दी हुई हो तो आप इसे छोड़ दें, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जब आपके पास एनसीईआरटी हो जाए, ये किताबें हो जाएं और एक ऐतिहासिक मानचित्रावली हो जाए, सिलेबस आपके स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे चिपका होना चाहिए। उम्मीद है दीवार होगी, वहाँ पे दीवार पे चिपका होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन हमेशा सिलेबस देखते रहो और नोट्स बनाते रहो सिलेबस के अनुसार। प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर से यह समझ में आता रहेगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और जिस पोर्शन से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है और जो पूछे गए हैं उसके हर पक्ष की आप वहाँ पर तैयारी करें, ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ने का एक और तरीका होता है, सिर्फ आप पढ़ें ही नहीं, आप विजुलाइज करें और एक इंटरकनेक्शन आपको लाना होगा, राइट। जैसे अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने जैसे पाषाण काल पढ़ा, तो पाषाण काल का एक क्रम होना चाहिए कि मानव का किस प्रकार विकास हुआ,
जिस प्रकार तकनीक का विकास हुआ और मानव जिस पर्यावरण में रहता था उस पर्यावरण में जैसे बदलाव हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ, ऐसे करते करते पत्थर का उपयोग करने वाला मानव धातु का उपयोग करने लगा। पाषाण धातु साथ साथ आ गई। धातु में पहले तांबा आ गया, फिर कांसा आया, फिर लोहा आया। इसी बीच एक नगरीय सभ्यता आ गई, फिर नगरीय सभ्यता नष्ट हो गई। नगरीय सभ्यता आई कैसे, नगरीय सभ्यता नष्ट कैसे हुई, फिर उसके बाद ग्रामीण संस्कृति आई। ग्रामीण संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष क्या थे, फिर किस प्रकार ग्रामीण संस्कृतियों से फिर कई जनपद आते हैं, किस प्रकार जनपद से महाजनपद आते हैं, उनमें से किस प्रकार एक महाजनपद मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया और किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। फिर छोटे छोटे राज्य उभर रहे हैं, किस तरह से फिर विदेशी हमला होने लगा, किस तरह से यहाँ विदेशी हमला हुआ। उत्तर भारत में ये चल रहा है तो दक्कन और दक्षिण भारत में कौन है। दक्कन दक्षिण भारत में सातवाहन, संगम, ये वाली स्थितियाँ आप देखिए। फिर इसके बाद देखिए किस प्रकार उत्तर भारत में फिर से बड़े राज्य का उदय होता है। यहाँ पर फिर आप गुप्त साम्राज्य देखिए, फिर आप यहाँ पर हर्ष देखिए। हर्ष के बाद किस प्रकार उत्तर भारत की शक्ति क्षीण हो जाती है और शक्ति का केंद्र दक्षिण भारत हो जाता है। किस प्रकार यहाँ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट यहाँ मुख्य केंद्र पे आ जाते हैं। किस प्रकार कन्नौज अब मेन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। किस प्रकार यहाँ पर धीरे धीरे कहा जाए कि महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण होता है। इसके बाद किस तरह से तुर्क आते हैं, किस तरह से यहाँ पर राजपूत शासन पद्धति है। भारत में सामंतवाद क्या है, सामंतवाद के प्रमुख पक्ष क्या हैं, सामंतवाद किस प्रकार अच्छा है, सामंतवाद किस प्रकार बुरा है, सामंतवाद ने किस प्रकार भारत को दुष्प्रभावित किया, ये सारे पक्ष। फिर किस प्रकार से तुर्क आए, तुर्क की क्या कमियां थी कि मुग़ल आए, इस दौरान कौन सी क्षेत्रीय शक्तियाँ रहीं, मुग़लों को किससे निपटना पड़ा। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, ये सब किस प्रकार से उभर रहे हैं, ये वाली सारी चीज़ें देखनी है। किस प्रकार वो मुग़ल जो शक्तिशाली थे वो कमज़ोर पड़े, कैसे उनके उत्तराधिकारी राज्य आए, उत्तराधिकारी शासक आए, किस प्रकार इन्होंने यूरोपीय कंपनियों को आने का मौका दिया और यूरोपीय कंपनियां आई भी तो किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे भारत की स्वामिनी बन बैठती है। किस प्रकार फिर इस यूरोपीय कंपनी के किए गए कार्य ही भारत के अंदर चेतना लाते हैं और किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद उदित होता है। वह राष्ट्र जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, अंततः अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार एकजुट होता है और अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। किस प्रकार 1857 असफल रहता है, किस प्रकार 1857 प्रेरणा बन जाता है, किस प्रकार कांग्रेस आती है, किस प्रकार भारत में पुनर्जागरण आता है, किस प्रकार धीरे धीरे राष्ट्रीयता का विकास होता है। वे कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनमें अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस दौरान भारत में जो परिवर्तन हुए वे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण थे, बड़े बृहद थे और स्वतंत्रता हमको जब मिलती है तो किस प्रकार राष्ट्र दो राष्ट्रों में विभाजित हो जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान आ जाता है। वे कौन से सांप्रदायिक तत्व थे, वे कौन से पक्ष थे, वे कौन से विचार थे जिन्होंने एक राष्ट्र में ही दो राष्ट्र की कल्पना कर ली और सिर्फ कल्पना ही नहीं कर ली बल्कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को वास्तविकता का जामा भी पहना दिया। और जब इसके बाद दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं तो भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था। जन्म लेने की समस्या तो पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं थी। भारत का एक हिस्सा अलग हो गया, राइट। भारत से एक नए हिस्से का जन्म हो रहा है। अब भारत और पाकिस्तान की तरक्की की गाथा क्या होगी, स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या क्या सामना करना पड़ा और किस प्रकार आज का भारत अपने अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है, अपने अतीत के बहुत सारे मूल्यों को निरंतरता में रखता है तो बहुत सारे परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। अगर ये जोड़ पाओगे सब, अपने आप में कमाल हो जाएगा। और इसी दौरान विश्व इतिहास पढ़ना है कि पुनर्जागरण क्या है, प्रबोधन क्या है। और जब पुनर्जागरण प्रबोधन हो रहा था तो भारत में क्या हो रहा था, राइट। किस प्रकार विश्व में कई क्रांतियां हुई, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चाइना की चीन क्रांति।
किस प्रकार क्रांतियों का एक क्रम चलता है 1830 के बाद, कैसे एक राष्ट्रवाद आ जाता है, राष्ट्रवाद कैसे एक बड़ी शक्ति बन जाता है, किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की दशाएं बनती हैं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध की दशाएं बनती हैं, इनकी कनेक्टिविटी। अगर आप इतिहास में कनेक्टिविटी देख सकोगे ना, इतिहास बहुत रोचक विषय है। तो इसलिए जब आप विश्व इतिहास पढ़ रहे हो तो उसी समय सोचो कि इस समय भारत में क्या हो रहा था, और जब आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो उस समय सोचो कि इस समय विश्व में और जगह क्या हो रहा होगा, और इसकी इंटरकनेक्टिविटी जैसे कर दोगे, तुलना करोगे कि प्राचीन काल के कौन बड़े शासक थे, मध्यकाल के कौन बड़े शासक थे, क्या उनकी तुलना हो सकती है, क्या अशोक की अकबर की तुलना हो सकती है, क्या समुद्रगुप्त की औरंगजेब से तुलना हो सकती है, राइट? तुलना करो। शिवाजी सिर्फ एक प्रशासक ही नहीं थे, शिवाजी के और भी पक्ष थे, उन पक्षों को भी समझने की कोशिश करो। कृष्णदेव राय किस रूप में महान है, क्षेत्रीय शासकों को भी समझने का प्रयास करो। अगर आप इंटरकनेक्टिविटी कर पाओगे तो इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय के रूप में तब्दील हो जाता है। इतिहास क्यों लेना चाहिए? इतिहास इसलिए लेना चाहिए कि पीटी में इतिहास से 15-16 क्वेश्चन बने रहते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, इतिहास में जो कल्चर आदि आप पढ़ते हैं उससे आपको एसे के पेपर में भी लाभ मिल जाता है। नंबर 3, जीएस के पेपर 1 में आपको 8 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हिस्ट्री से मिलेंगे। इसके अलावा पेपर 2 में भी संविधान का विकास, उसकी पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता के बाद का भारत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन समझने में इतिहास बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप पीटी में भी अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जीएस मेंस में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो इतिहास एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। मैंने आपको एक वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में बताया है, एक में हमने आपको इतिहास के बारे में बताया है। अब दोनों के ये पक्ष हैं, दोनों के अच्छे पक्ष हैं, यहाँ पर दोनों के बुरे पक्ष सेम हैं। इतिहास का भी बुरा पक्ष यही है कि बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन अगर आप जोड़ दोगे तो अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है इंटरकनेक्शन नहीं हो पाता है। साइंस का विद्यार्थी घबराता है कि बहुत सारी तिथियाँ याद रखनी पड़ेंगी। नहीं भाई, मेंस में ऑप्शनल में तिथियाँ कहाँ याद रखनी पड़ेंगी? आपको तो एक कालखंड याद रखना है, कालखंड में परिवर्तन और निरंतरता देखनी है। यहाँ तिथियों को याद करने की बाध्यता नहीं है, यहाँ पर इवन दो शासकों के भी याद करने की बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, जब भी आप उत्तर लिखें तब आप यहाँ पर भी अगर मैप दे पाएँ, जैसे कहा जाए अशोक साम्राज्य की सीमाएं बताइए, तो सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। आप अशोक साम्राज्य का वो मैप बनाइए और मैप से उसके शिलालेख द्वारा, इन सब के द्वारा उसकी सीमाओं का निर्धारण कीजिए। समुद्रगुप्त की विजयों की चर्चा कीजिए, फिर आप मैप का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। आप बात समझ रहे हैं, राइट? तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इतिहास न तो बहुत लंबा है, इतिहास में न तो तिथियां याद करनी पड़ती हैं। वास्तव में इतिहास में एक बार अगर आपकी रुचि जग जाती है तो आपके लिए इतिहास से बेहतर कोई और विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शनल के सिलेक्शन में इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण पक्ष जरूर है। लेकिन जब आप इतिहास और भूगोल में रुचि न पैदा कर पाएँ, तब मेरा मानना है आपको फिर साहित्य की तरफ जाना चाहिए। हिंदी साहित्य, पंजाबी साहित्य, उर्दू साहित्य, इस्लामिक स्टडीज़, ये वाली चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये आप पढ़िए, ये भी आपको अच्छा नंबर देंगी। लेकिन पहले चरण में अगर आप इतिहास, भूगोल जैसे विषय पढ़ सकते हैं तो मेरा मानना है कि ऑप्शनल के चयन में इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बशर्ते आपका इंटरेस्ट हो। इतिहास में बीए, फिर मैं बुक लिस्ट दोहरा दे रहा हूँ, इतिहास में बीए का इग्नू का मटेरियल नंबर 1, प्राचीन भारत में उपिंदर सिंह, झा श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव सेकेंडरी, मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा पार्ट 1, सतीश चंद्रा पार्ट 2, इरफान हबीब की 1-2 बुकलेट्स, कल्चर पे, इकोनॉमी पे, विज्ञान प्रौद्योगिकी पे मध्यकाल की, वो वाली इम्पॉर्टेंट होगी। मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास एनसीईआरटी के अलावा ही ये सब, मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, प्लासी से विभाजन तक, कोर बुक्स, सत्यायम राय, स्पेक्ट्रम, सेकेंडरी बुक्स। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में दीनानाथ वर्मा, कोर बुक,
जैन माथुर सेकेंडरी बट रेफरेंस बुक। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम का विश्व का इतिहास, स्पेक्ट्रम की वर्ल्ड हिस्ट्री और एक ऐतिहासिक मानचित्रावली। तो दोस्तों इतिहास का सिलेबस देखिए, चूँकि थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इतिहास का सिलेबस आपसे डिस्कस नहीं किया। आप इतिहास के सिलेबस को देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए। आपको इंटरेस्ट जग जाता है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में ये बुक सफिशिएंट रहेंगी। अगर आपको लगता है नहीं सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, आपको नींद आ जा रही है, तो आप निश्चित तौर पर कोचिंग या किसी अच्छे टीचर की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वो जो कहे वैसा चलना, है ना। फिर मुझसे न पूछा सर ये किताब सही या गलत, फिर जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो आपको अच्छा बता पाएगा आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैं जो ये बता रहा हूँ ये सेल्फ स्टडी के लिए है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, सिलेबस से नोट्स बनाते हैं, तो आप आसानी से हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे और आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। 330 प्लस आसानी से इतिहास में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने रणनीति के संदर्भ में बहुत सारे वीडियो कर लिए। अब केवल एक वीडियो और आना बाकी है रणनीति के बारे में, CSAT की रणनीति क्या हो। और हमारा वो प्राचीन इतिहास के किस्से पर पहला वीडियो आ चुका है। अब 2-4 दिन से उसी पर हमारे कंटिन्यूटी में वीडियो चलते रहेंगे, जिसकी हम दूसरी कड़ी में हड़प्पा सभ्यता की कहानी लेकर आएंगे। आखिर ये सभ्यता क्या थी, कैसे थी। ठीक है। तो मित्रों आप अपने ऑप्शनल के सिलेबस में या ऑप्शनल के आपके चयन में किस प्रकार आपको निर्णय लेना चाहिए उसके बारे में हमने आपसे एक संक्षिप्त रूपरेखा डिस्कस कर ली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आप अपने ऑप्शनल विषय का चयन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर उसके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक आप बिल्कुल फिट रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, टारगेट पे लगे रहें। जो टारगेट पे लगे रहते हैं सफलता से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।